हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही है स्केलर के लिए। हमने स्टार्ट किया था आपका मैथ्स, ठीक है। मैथ्स की एक वीडियो आपकी चल रही होगी जो 18 घंटे की है, ठीक है। 18 घंटे की है और ये आपकी अभी भी वीडियो अवेलेबल है। सुबह 6 बजे से डाली हुई है। इसको कम से कम 12 घंटे, रात को 12 बजे तक का ही चलेगी। 18 घंटे आपके कंप्लीट हो जाएंगे रात को 12 बजे तक का, ठीक है। तो इसके अलावा आपको देखो, उसको एक बार रिवाइज कर लो। जिन्होंने देखी है कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाना बनाते हुए खाते हुए देख सकते हो। आपका क्या होगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी देखो 5-7 दिन बाद आप लोगों का पेपर होने वाला है। उसी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बोलने वाला हूँ। देखो, आपने हमारे एप्लीकेशन से 21 रुपये में मॉक टेस्ट तो ले लिए हैं, ठीक है। कल एक मॉक टेस्ट रहने वाला है बिल्कुल लाइव और बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। वो आपका एप्लीकेशन पे ही होगा। जो पेड ग्रुप वाले हैं उनका टेस्ट 5 बचा हुआ है, वही टेस्ट 5 है जिसको करेंगे ऑनलाइन। और उसमें कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, चाहे पेड वाला हो अनपेड वाला हो। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है सबके लिए वो टेस्ट का टाइमिंग मैं आपको पेड ग्रुप वालों को ग्रुप में बता दूंगा। तो तब तक आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है। वो ऐसा टेस्ट होने वाला है, 2 घंटे का रहेगा, पूरा टाइम रहेगा। उसमें दिखाएगा टाइम, आपको माइनस मार्किंग भी करेगा, सब कुछ रहेगा। एप्लीकेशन पे सारी सुविधाएं मौजूद है। तो वहाँ पे ये चीज़ होने वाली है। कल के दिन में वो टेस्ट रहेगा। मतलब कल का दिन कहने का मतलब, अगर वीडियो सुबह आ रही है तो संडे 18 तारीख को, ठीक है, 18 अगस्त को, संडे 18 अगस्त को ये टेस्ट रहने वाला है। और इस टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, या फिर हमारा लोगो देख सकते हो आप, उत्तराखंड भूमि क्लासेस करके। और इसी चीज़ को सर्च कीजिए कहाँ पे, प्ले स्टोर पे उत्तराखंड भूमि क्लासेस। दूसरे तीसरे नंबर पे आपको ये लोगो वाला एप्लीकेशन दिख जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना आपको बता ही दिया। मोबाइल नंबर व्हाट्सअप से कर सकते हैं। OTP आएगा आपके पास, वैलिडिटी आपकी उसके पास आगे दिख जाएगा, ठीक है। कल को मैं टेलीग्राम चैनल पे भी वो लिंक डाल दूंगा आपका टेस्ट का, और एप्लीकेशन पे आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करी होगी तो, ठीक है। तो कल को ये रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी उस टेस्ट को दीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ऐसा है कि उसका आपका टाइम फिक्स रहने वाला है। उसका ये नहीं है कि आप उसको कल दिन में है तो कल रात को दोगे, परसों सुबह दोगे, ऐसा उसमें नहीं रहेगा। उसके बाद वो लॉक हो जाएगा। वो टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ जो टाइम मैं आपको दूंगा, जो टाइम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, पेड ग्रुप में बताऊंगा, तो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि पेड ग्रुप वालों को वो टेस्ट व्हाट्सएप पे मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ है, व्हाट्सएप पे हम टेस्ट लेते थे, बिल्कुल वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पे माइनस मार्किंग का इशू आता था, टाइम का इशू आता था। और यहाँ पे ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है कि आपको वहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगी, क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, माइनस मार्किंग भी हो जाएगी, आंसर की भी दिख जाएगी, और रिजल्ट भी उसका डिक्लेयर करेंगे। इसमें क्या, कम से कम अभी तक हमारे पेड ग्रुप वाले कम से कम 500-600 लोग टेस्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट ऐसा सबके लिए फ्री है, तो कोई भी दे सकता है, कोई उसके लिए पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। वो टेस्ट आपका अलग से है। और जो 21 वाला है वो लोग आप ले सकते हैं, जो लोग लेना चाहते हैं। उसमें 3 टेस्ट है, वो अलग 3 टेस्ट है, ठीक है। जो पेड में 1, 2, 3 में हो चुके हैं वही टेस्ट है। पेड वालों को लेना है तो ले सकता है, वरना कोई जरूरत नहीं है। चलो, बाकी आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना है। बाकी आगे भी कोई भी कोर्सेज होता है, कुछ भी होता है, तो आपको वहीं पे मिलेगा। अभी हमारी बात चली थी मॉक 3 की, ठीक है। मॉक 3 का सॉल्यूशन हम कर रहे थे। कल हमने थोड़ा सा मार्कर के इशू आने के कारण यहाँ पे आगे को नहीं बढ़ पाए। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कल 41 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए थे, आज हम करेंगे 42 से स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बिंदु -5,7 और -1,3 के मध्य दूरी, जो आपके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी के लिए आपको पता ही है कैसे करना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। बीच की दूरी निकालने का एक ही फॉर्मूला है। मान लो मैं दूरी को d लिखता हूं, तो इजिकल टू अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या क्या दिया, -5 और 7, ठीक है। क्या क्या दिया है, -5 और 7। यहाँ पे लिखता हूँ -5,7 दिया है, एक पॉइंट आपको। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -1,3 आपको दिया हुआ है। चलो, आप कर लेंगे। x2 क्या है, x2 है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1, ये हो जाएगा प्लस y2 - y1, -4 आ जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16, अंडर रूट है ही पूरे में, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा 32। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन दिया है क्या 32? ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन क्या दिख रहा है, 2√2। 2√2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसको निकालेंगे कैसे, आपको ये भी आना चाहिए। बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक। 2 से करो 16 आया, 2 से करो 8 आया, 2 से करो 4 आया, 2 से करो 2 आया, 2 से करो 1 आया। अब
अंडर रूट है तो इसको दो दो में निकलेगा, एक पेयर ये निकला, एक पेयर ये निकला, तो कितना निकला, इसमें से एक दो निकल गया, इसमें से एक दो निकल गया, तो 2 गुणा 2 हो गया, और अंडर रूट के अंदर कितना बचा, एक सिंगल बचा है तो सिंगल हो गया। तो कहीं पे है क्या 4√2 आंसर है, देख लीजिए 4√2 आंसर है, बिल्कुल आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपका आराम से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए जो एक रिवीजन क्लास है ना, जिन लोगों ने देख लिया है, मतलब पहले उनको पढ़ा हुआ है लेकिन अभी भी देख लीजिए, मेरा कहना मानो तो, क्योंकि एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप मैथ के जो प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पे जाके आप देखेंगे तो उसका फिर क्या है, आप 2-4 वीडियो देखोगे फिर छोड़ दोगे। क्या लिखा हुआ है, ए 8,10 है और बी 4,6 है को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु अभी हमने निकाली था दूरी, ठीक है, दूरी निकाला, अब हम मध्य बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए 8, 10, 6, 4 क्या है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, 8 है, 10 है और 6 है, 4 है, मध्य बिंदु निकाल रहा है इनका। ठीक है, ये मान लेता हूँ आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मध्य बिंदु में मान लेता हूँ ओ पॉइंट है। ओ क्या होता है आपका फॉर्मूला, क्या मध्य बिंदु का फॉर्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही है फॉर्मूला। छोटा कर लेता हूँ क्वेश्चन, चलो फॉर्मूला यही है मध्य बिंदु का। तो x1 + x2 क्या हो जाएगा, x1 x2 8 6 14/2 तो 7 हो जाएगा, y1 y2 10 और 4 14/2 7 हो जाएगा। कोई समस्या, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या 7 7 वाला, ऑप्शन शायद हमने गलत लिख दिया, 8 4 12 यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे 4 था, 4 और 6 था। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 4 और 6 था, चलो ऑप्शन ही गलत लिख दिया। क्वेश्चन क्या था आपका 8 10 और, ठीक है 4 और 6, चलो क्वेश्चन गलत लिख दिया था, अभी वापस से करो, सेम ही चीज़ करनी है। क्या करना है, x1 और x2, 8 और 4 12, 12/2 6 हो जाएगा, 10 और 6 16, 16/2 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 8 आएगा, क्वेश्चन गलत लिख दिया था यहाँ पे। देखो आपका आ रहा है क्या ऑप्शन, कोई 6 8, बिल्कुल आपका होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको 6, क्वेश्चन देखो नियामक मतलब वही होता है निर्देशांक, पहले भी बोल चुका हूँ, कंफ्यूज मत होना वहां पे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जो जो थीटा है, थीटा आपको दिया हुआ है जो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये ऐसा कोई वैल्यू है थीटा की। तो साइन थीटा इक्वल टू वाई आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा का मान बताइए। चलो साइन थीटा इक्वल टू वाई, कॉस थीटा का मान बताइए। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू वाई है, बताओ क्या कॉस थीटा की वैल्यू, यही है। चलो अब आपको एक सर्वसमीका पता है, कौन सी सर्वसमीका आपको पता है कि आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है 1 होता है। चलो इसको करते हैं, आपका साइन थीटा इक्वल टू वाई आपको दिया है, क्वेश्चन कर देता हूँ छोटा, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। चलो आपको सर्वसमीका पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दिख रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा को इधर ही रखो, कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा स्क्वायर है। ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो अंडर रूट डाल दूंगा, किया अंडर रूट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 - कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू y है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y का स्क्वायर। तो क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 - y स्क्वायर। ठीक, कैसे क्या, बिल्कुल तोड़ना है और कुछ नहीं करना है। देखो ऑप्शन होगा कोई ना कोई, देखो अंडर रूट के अंदर 1 - y स्क्वायर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको साफ दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर 1 - 9 स्क्वायर। चलो अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे वैल्यू पता होनी चाहिए थी। थीटा इक्वल टू आपको इस बार 90 दे दिया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बोल रहे हैं। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इक्वल टू आपको 90 डिग्री दे दिया, पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो साइन 90 कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 90 माइनस कॉस 90, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 आपका कितना होता है 0, आंसर आ गया। बस खाली वैल्यू रखनी थी, वैल्यू अगर आपको पता है तो आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन निकला, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा है,
क्या क्वेश्चन है, सर्वसमीका है, ठीक है। सर्वसमीका आपको दी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको आपको सॉल्व करना है, क्या दिया हुआ है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली वैकेंसी के लिए अच्छी खासी तैयारी इस चैनल पे रहने वाली है। साथ ही एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था, जितने लोग भी iOS वाले हैं, आईफोन वाले हैं, वो मैं उनका भेज दूंगा, ठीक है। उनके लिए भेज दूंगा, आपका क्या लिंक आपको भेज दूंगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है। उसके लिए एक अलग से वीडियो भी आ जाएगी, कैसे डाउनलोड करना है। क्या करना है आपको, देखो जो iOS वाले हैं उनको या तो हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वो टेलीग्राम पे अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया है, थोड़ा सा एडिटिंग बची हुई है उसमें, वो काम होके आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे भी सब चीज़ होगा जो एप्लीकेशन पे हो रहा है, उसके लिए एप्लीकेशन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वेबसाइट का भी टाइम लगेगा, 2-4 दिन लगेगा, तब जाके मिलेगा। कल का टेस्ट जो होने वाला है, संडे का शाम का जो टेस्ट होगा वो लाइव टेस्ट रहने वाला है, प्रॉपर टाइमिंग के अनुसार से, जैसे आपके CBT होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो अभी से ध्यान देना, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना। कल मुझे पेड ग्रुप वालों से खासकर ये बोलना है कि कल मुझे शाम के टाइम पे अगर टेस्ट होगा, संडे की शाम को टेस्ट होगा, उस टाइम पे कॉल करके ये मत पूछना सर ये नहीं ओपन हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो अभी से करके रखो, वहाँ पे कल आपको सीधे लिंक आएगा कि हाँ टेस्ट पोर्टल ओपन हो चुका है, स्केलर के लिए आपका टेस्ट ओपन हो चुका है, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो एक अच्छी संख्या में वहाँ पे आप लोग अगर पेपर दोगे, आपको अपने मार्क्स का आइडिया लग जाएगा पेपर से पहले। और जो गलतियाँ पेपर में होती है वो गलतियाँ आप नहीं करोगे पेपर में, ठीक है। वो कल ही वो गलतियाँ हो जाएगी, क्योंकि कल रहेगा प्रेशर वाला टाइम और माइनस मार्किंग वाला टाइम। माइनस मार्किंग करके जो अभी 91, 86, 85 प्लस लेके आ रहे थे, कल वो अपने आप को अच्छे से एक बार चेक कर सकते हैं कि मैं गलत कितने कर रहा था, माइनस मार्किंग करके कितने आ रहे थे। वहाँ पे आपका माइनस मार्किंग नहीं हो रहा था, मान लो 2-4 के लग गए, 5 नंबर आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन यही 5 क्वेश्चन अगर गलत हो गए, माइनस मार्किंग करके पीछे आ जाओगे, ठीक है। तो कल वो पता चल जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके पूरा रखें, ठीक है। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग कर सकते हैं। कल को बिल्कुल बढ़िया से वो टेस्ट रहने वाला है। चलो क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। 0 है, -1 है, 1/2 है, या फिर आपका 1 है। चलो अब सिंपल सी चीज़ है, दोनों सर्वसमीकाएं, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करता हूँ, दोनों क्या है, सर्वसमीकाएं। हमने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, उसमें से दोनों यहाँ पे यूज हो रही हैं। कौन कौन सी यूज हो रही है, एक हो रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, और एक यही हो रही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही 2 सर्वसमीका थी जो यहाँ पे यूज हो रही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। और यहाँ पे आपका 1 कौन सा है, 1 माइनस, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक सेकेंड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल यही दोनों होंगी। अब यहाँ पे साफ साफ देखो, आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर 1 माइनस कॉस करेंगे, इसको मैं ले आता हूँ इधर, इसको 1 माइनस, सॉरी इसको नहीं, अगर मैं ले आऊँ इसको इधर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो डायरेक्ट आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व करो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। काटो, कट गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपका आंसर आ गया। इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखने थे, ये 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा आपका होता है। सिंपल सा, अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद थे तो 1 नंबर आपको लाने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता था। खाली देखो 2 लाइन में आंसर है, लेकिन आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये नहीं होते तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। 1 दिया है, -1 दिया हुआ है, और यहाँ पे 0 दिया हुआ है, और कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करोगे, तो यहाँ पे वही आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ोगे तो आंसर इसका भी आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, चलो इसको छोटा करो पहले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
इसी के नीचे करता हूँ, क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो एक चीज़ बता दो आपको, जब भी टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन करोगे, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आए हो टिग्नोमेट्री, सबसे पहले देखना एक तो आ जाएगी सीधे सीधे वैल्यू वाली, दे देगा साइन 45 इंटू कॉस 45 इंटू टेन 45 इजिकल टू क्या होगा, सिंपल जी क्या है वैल्यू वाली। दूसरी चीज है सीधे सर्वसमीका से पूछ लेगा, बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इनमें से सभी, ऐसा दो ऑप्शन हो गए, दो चीजें हो गई। एक क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा आपका, जिसमें जो इस टाइप का था, देखो क्या था, इसमें दो फॉर्मूले यूज हो रहे थे, बस हो गया, तो इसको आपको सॉल्व करने वाला ये हो गया। उसके अलावा एक आ जाता है कुछ अलग टाइप का, अब इसको आपको समझ नहीं आएगा इसमें मैं करूँ क्या, इसका तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का, इसका तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये क्या कोई सर्वसमीका है या नहीं है। अभी ऐसा मत करने लग जाना कि इसको तोड़ने लग जाओ, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन करके इसको तोड़ रहे हो, इसको 1 अपॉन सेक लिख दे रहे हो, ऐसे मत करना कभी भी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं पे भी दिखेंगे, पहले आपको देखना है कि कोई सर्वसमीका यूज हो रही है क्या मेरी, बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, क्या इससे मैं तोड़ के क्या बनेगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस, देखो इनको हमेशा साइन और कॉस के फॉर्म में ही तोड़ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सेक को, और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला होता है। हमेशा कोई भी अगर सर्वसमीका यूज नहीं हो रही है तो आपको उसको तोड़ना ही तोड़ना है। जैसे मैंने इसको तोड़ दिया, और किस में तोड़ना है, साइन कॉस में तोड़ना है। अब साइन कॉस में दिया है उसको टेन वेन में मत ले जाना, ठीक है, अगर ऑप्शन में दिया है तब ले जाना, अगर वैसे बिल्कुल नहीं ले जाना। अब यहाँ पे देखो कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा सेम ही है, तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, देखो फिर से सर्वसमीका आ गई यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ले जाता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉस स्क्वायर, ये आपका कटा, ये आपका गया 1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साफ दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्या क्या बोला, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इससे, अगर टफ क्वेश्चन बनेगा ऐसा ही बनेगा, और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भले ही ऐसे 2-3 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, बात तो एक ही है, सब कट फिट के एक ही आना है या जीरो आना है, कुछ भी आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या करना है, आपको इसको तोड़ना है पहले किसमें, साइन और कॉस में, उसके बाद उसको आगे को सॉल्व करना है। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो। देखो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, पढ़ के बता देता हूँ। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम में जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर में जाता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पहले तो देखो क्या होता है, यहाँ पे बना देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बना दिया, चलो। यह है ईस्ट, यह है वेस्ट, यह है नॉर्थ, यह है साउथ, मतलब यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर, उत्तर ऐसा वाला नहीं, ये वाला उत्तर, और यह है आपका दक्षिण, ठीक है। अब बताओ क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम में जाता है, पश्चिम कहाँ है, पश्चिम इधर है, पश्चिम यहाँ से गया, ये मूल बिंदु है, मैं मान लेता हूँ, यहाँ से गया कितना, 24 मीटर, हाँ 24 मीटर, बिल्कुल 24 मीटर गया, फिर 10 मीटर गया उत्तर, उत्तर कहाँ को, नीचे को तो नहीं है, उत्तर तो ऊपर को है, यहीं से ऊपर को जाएगा, ऐसे। ये मत करना कि उत्तर इधर को है तो मैं इधर को घुमा दूं इसको, उत्तर की दिशा उसके लिए ऊपर हो गई अभी, तो ये 10 मीटर ऊपर गया। बोल रहा है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति जो ये ओ पॉइंट था, यहीं से चलना स्टार्ट किया था, उसकी दूरी कितनी है, ये दूरी आपको पूछ रहा है। मैं मानता हूं वो ए तक गया पश्चिम में, फिर बी तक गया आपका उत्तर में, तो अब वो पूछ रहा है क्या, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे बनते हैं दो टाइप के क्वेश्चन। अभी क्या पूछा, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, प्रारंभिक बिंदु ओ था, पहुंच गया बी पे, तो ओ से बी का डिस्टेंस आपको निकालना रहेगा। हमेशा डायरेक्शन में एक चीज ध्यान देखना कि पश्चिम से उत्तर में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, वो हमेशा 90 के एंगल पे जाएगा। ऐसी गलती मत करना कि वो यहाँ पे था और यहाँ से इधर को भगा दिया अपने उत्तर को, ऐसा नहीं। अगर वो दक्षिण को जाता तो ऐसे भगा देते, ऐसा नहीं, वो सीधे ही चलेगा। उसके लिए उत्तर ये रहा, उसके लिए ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। समझ रहे हो?
पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, वो अपने पॉइंट के अनुसार चलेगा। यहाँ पे हमेशा एंगल 90 का ही बनेगा। अब वो पूछ रहा है आपको वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। सर्वसमीका आपकी इसमें कौन सी लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय आपकी यहाँ पे लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। कर लो, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना है, ओ ए 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा, ओ बी निकल जाएगा, ओ बी ही आपको निकालना है। ठीक है, तो कितना निकलेगा मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ इसका। यहीं पे किया होगा, देखो आपका 576 होगा, 676, ये आपका 576 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 676 अंडर रूट हो जाएगा, और ये शायद आपका 26 का रहेगा। ठीक है, ये 576 4 इसका आ गया, ये इसका आ गया, 24 का स्क्वायर आपका 576, 676 आपका आ जाएगा, और आंसर दिख रहा है क्या 26, कहीं पे देख लो एक बार, बिल्कुल 26 आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्या बनता है, देखो इसको छोटा करता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है कि उसके द्वारा टोटल कितनी दूरी तय की गई। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो अभी पूछा है उसमें बहुत अंतर है। क्या बोला, उसके द्वारा टोटल कितनी दूरी तय की गई, तो दूरी उसने कितनी 24 मीटर इधर तय की, 10 मीटर इधर तय की, तो कितना हो जाएगा 34 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को देख लेना पहले किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है ये पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछेगा तो यहाँ पे क्या निकालेगा, 24 प्लस 10 आपका जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, ठीक, दोनों टाइप समझ लेना। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला था, इस पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या, देखो 5 मीटर क्या लिखा है, उदग्र, ठीक है, उदग्र, ठीक है, 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार, चलो ठीक है वो जो भी है, मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित एक बिंदु के मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। सिंपल सी चीज है। देखो जहाँ पे एक चीज मैं आपको बोल दूं, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखे, आंख बंद करके ये टिक कर देना। देखो कहीं पे भी आपको बोले कि देखो 5 मीटर की ये है ऊंचाई और 5 मीटर की उसकी छाया भी है, या वो खड़ा है, कुछ भी बोले, अगर ये और ये डिस्टेंस जहाँ पे आपको सेम दिखे ना, और आपसे अगर थीटा पूछे तो आंख बंद करके 45 कर देना, आंख बंद करके 45 वहां पे कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे वो देख ही लो, आपको सिंपल ही पता है। साइन थीटा इज क्या होता है आपका, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण आपका होता है, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 5 है, टेन थीटा हो गया, 5 से 5 कटा 1 बचा। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ अभी। ठीक है, क्या किया, ये लंब है आपका, ये आधार है आपका, हमको निकालना है यही थीटा, ये जो मैंने 45 लिख दिया ना, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, जब हमें पता है कि ये लंब है, ये आधार है, लंब और आधार का संबंध तो हम टेन से ही निकालते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार, लंब आपका 5 है, आधार आपका 5 है, कट गया 1 आ गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो टेन थीटा को हम लिखेंगे 1 को 1045, 10 से 10 आपका गया, थीटा इज इक्वल टू 45। कहीं कहीं पे बोलता है कि यदि जो ऊंचाई है, या एक व्यक्ति एक जगह पे खड़ा है जो 2 मीटर लंबा है और उसकी छाया क्या है 2 मीटर दिखाई दे रही है, उसकी जो छाया है पृथ्वी पर, धरती पे, वो 2 मीटर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे उसके किसका होगा, उन्नयन कोण कितना होगा, तो सूर्य के साथ उन्नयन कोण कितना होगा, वही 45 डिग्री। सेम अगर हाइट भी और आपका जो आधार है वो भी दोनों सेम अगर हैं तो आपका कोण जो रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा, ये याद रखना, सिंपल सा। चलो अगला देख लो, क्या दिया हुआ है, 2 खंबे हैं 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, समतल जमीन से ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, नहीं भी दिया रहता तो ऊर्ध्वाधर ही हम मानते उसको। उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, सिरों के बीच की दूरी। चलो छोटा करता हूँ, मिटाना ही पड़ेगा, डायग्राम बनाओ इसका, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तब तक के लिए। ये लीजिए डायग्राम बनाइए।
चलो डायग्राम आपका बन गया होगा। यहाँ नीचे बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ। देखो दो है 13 मीटर 7 मीटर की, मैं मान लेता हूँ ये मेरा कितना है 7 मीटर है, ये मैं मान लिया 13 मीटर है। इनके बीच की दूरी भी दी है आपको, शायद 8 मीटर दिया हुआ है, ये दिया है। क्या पूछ रहा है, ये ए बी है, ये सी डी है, वो पूछ रहा है ये दो खंबे हैं 7 मीटर के 13 मीटर के, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, ये सीधा दिख रहा है ना, बिल्कुल ये 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर आपको दिया हुआ है। और क्या पूछा है, उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ पे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब उसके सिरों के बीच की, अब अगर हम इसको मिला दें, कोई दिक्कत की बात है? कितना होगा, ये भी तो 8 ही होगा। हमें ये पूछा जा रहा है, हमें AC पूछा जा रहा है, AC आपको पूछा जा रहा है, AC बताओ इक्वल टू x माना क्या है, ठीक है। अब बताओ इसमें ये 8 मीटर हो गया, क्योंकि ये और ये बराबर हो गए, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा नीचे वाला, तो ऊपर वाला कितना होगा, टोटल 13 था, ऊपर वाला 6 मीटर का निकल गया। अब ये इस पे मिलेगा तो ये 90 का एंगल ही तो होगा, ठीक है, 90 का एंगल हुआ। अब आपको पूछ रहा है ये वाला, तो ये क्या बन गया, एक CA, इसको हम O मान लेंगे, CAO ट्रायंगल जो आपका है CAO है, वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें यहाँ पे कर्ण क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस आधार का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार ये रहेगा और लंब ये रहेगा, ठीक है, देखो उस पर आधार ये लंबी, तो ये क्या हो गया आपका 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, तो 36 और ये आपका 100 हो जाएगा, अंडर रूट हटा देंगे, x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो 10, जो आया हमारा मीटर में दिया है तो 10 मीटर इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस खाली डायग्राम अगर बन जाता तो काम यहाँ पे हो जाता, ठीक है। चलो चलो ये वाला कंप्लीट हो गया, अभी हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकना आपको, दूसरी फाइल यहाँ पे लगा देता हूँ। बाकी देखो अपना मॉक टेस्ट के लिए कल को रेडी रहिए, संडे के दिन शाम को रेडी रहिए, आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए तब तक का। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ गया वो फाइल आपका। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन 51 नंबर, ठीक है। अभी फटाफट करेंगे क्योंकि साइंस के क्वेश्चन है तो जल्दी निपटाना है, ठीक। चलो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो यदि O केंद्र वाले एक सर्कल में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस तरह है कि क्या दिया ATB, चलो डायग्राम बनाएंगे पहले, तब समझ में आएगा। और यहाँ पे इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा पहले। अच्छा एंगल आपसे पूछ रहा है, चलो TA और TB दो क्या हैं आपकी स्पर्श रेखाएं, चलो इसको हटाता हूँ, अभी इधर ही बनाता हूँ। ये एक आपका सर्कल है, ये T हो गया, फिर यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ। चलो देखो ये T है, ये A है, ये B है, ये बिल्कुल सीधी रहेंगी, ठीक है, थोड़ा तिरछी हो गया, ये आपका केंद्र रहेगा, मिलाना ही पड़ेगा, मिला दो। चलो अभी एंगल क्या दिया हुआ था, अब देखो एंगल दिया हुआ है O केंद्र वाले TA TB आपको लिख दिया, दो स्पर्श रेखा इस तरह की ATB 70 ATB,
ए टी बी, अच्छा 70 डिग्री ओ है, केंद्र है। क्या पूछ रहा है, एंगल कौन सा पूछा जा रहा है, ए ओ बी। ठीक है, चलो छोटा करता हूँ इसको, ए ओ बी, ओके। ये एंगल आपको केंद्र वाला पूछा जा रहा है। दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें अभी कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि जो स्पर्श रेखा के साथ अगर केंद्र से हम एक त्रिज्या खींचें तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 70 ये हो गया। तो कितना बचा, एक 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौको 36 होता है। ठीक है, तो 90 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 70, मेरे हिसाब से ये आएगा 110। कैसे किया, देखो आपको पता है कि ये 90 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, 9 दूना 18, 18 और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 19 20 25, तो एक्स इक्वल टू 360 माइनस 250, तो एक्स इक्वल टू 110 डिग्री। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया, इसमें बस मेन चीज़ ये याद रखनी थी आपको कि जो स्पर्श रेखा है अगर उसके साथ हम त्रिज्या को उसके साथ संपर्क में कैसे भी ले आए, त्रिज्या उसके ऊपर खींच दे एक, तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उधर ही आपका काम खत्म हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक रेखा जो वृत्त की दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। अब मेन चीज है, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें बहुत लोगों ने जीवा बोला, ठीक है, जीवा भी बोला, आज की जीवा होती है प्रतिच्छेद करती है तो उसको जीवा बोलते हैं, ऐसा बोला। चलो ठीक है, अभी बताते हैं इसका दोनों चीज़ें क्या होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इसमें जीवा ऑप्शन में था और उसके अलावा कुछ ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, अगर यहाँ पे छेदक रेखा ऑप्शन में होता बिल्कुल सही रहता, तो वहाँ पे कोई बहुत कम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एक आपका एक सर्कल है, इस सर्कल पे आपको बोला ये आपका देखो व्यास है, ये व्यास है क्योंकि ये केंद्र है, ये ए भी एक व्यास है, मैं ये बोलता हूँ। अब एक यहाँ से गई आपकी ये रेखा, ये है तुम्हारी सी डी, जो उसको वृत्त की परिधि को एम और एन पे प्रतिच्छेद करती है। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन है ये, ठीक है, ये तिरछी नहीं है, बिल्कुल सीधी रहेगी, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई। अब एक चीज समझना, जो केंद्र से जा रहा है, जो केंद्र से होते हुए गया, वृत्त की दोनों परिधि को टच किया, ए बी जो है उसको तो हम सीधे सीधे व्यास बोलेंगे, व्यास है। एक्स वाई जो सिर्फ परिधि को टच कर रहा है उसको हम बोलते हैं जीवा। लेकिन जब जहां पे बात आ गई सी डी की, यह एक छेदक रेखा है, छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है, छेदक रेखा है। देखो सी डी छेदक रेखा है, जो वृत्त का परिधि है उसको कहाँ पे टच कर रहा है, एम और एन पे प्रतिच्छेद करते हुए निकल रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब है आर पार करना, टच करने का मतलब है नॉर्मल सा उसकी परिधि को टच कर रहा है। तो दोनों चीजों में अंतर है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ए बी व्यास है, सभी को पता है, एक्स वाई जीवा है, सिंपल जी पता है, सी और डी इसको जीवा नहीं बोलेंगे, ये है एक छेदक रेखा है। तो ऑप्शन में छेदक रेखा होता तो बिल्कुल सही रहता, लेकिन ये छेदक रेखा इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसको जीवा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। एक रेखा जो वृत्त की दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद का मतलब समझ रहे हो कि आर पार करते हुए निकल रही है। डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है। ये क्वेश्चन हमने शायद कर लिया है, ठीक है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो यह एक नहीं है। अच्छा नहीं है बोला, चलो ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ये क्या बोल रहा है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जो पूर्णतः एक वृत्त से घिरा हुआ है, वह क्या नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन क्या है, विषम कोण त्रिभुज, मतलब सम चतुर्भुज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये है, मैं इसके अंदर ही बता देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर बना देता हूँ, बात है क्या, बाहर बनाओ अंदर बनाओ, दोनों जगह बन जाएगा। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरीके से जो भी बनेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही बनेगा। ये तो अलग सा है, समांतर चतुर्भुज है ही नहीं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बनेगा वो अलग बनेगा थोड़ा सा, ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ बना दिया। चलो समांतर चतुर्भुज आपका है, चलो इसका समांतर चतुर्भुज बना ही देता हूँ, तो अभी आप समझोगे इसको बढ़िया से थोड़ा, वह क्या नहीं हो सकता है बोल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा गोला ही समझना, मतलब ये सर्कल ही समझना, ठीक है। ये ऐसे समांतर चतुर्भुज होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा, ठीक है, जो
और यहाँ पे तो तुम्हारा ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ऐसे होगा, चलेगा, चलो समझ सकते हो। विषम कोण चतुर्भुज, सम चतुर्भुज नहीं हो सकता, बिल्कुल सम चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग बिल्कुल हो सकता है, आयत भी बिल्कुल हो सकता है, एक क्या समलंब चतुर्भुज हो सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज क्या होता था आपका, ये आपका समलंब चतुर्भुज था जिसकी एक भुजा समांतर रहती थी दूसरी भुजा के, ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर रहते थे और ये इनका कोई लेना देना आपस में नहीं रहता था, मतलब ये समांतर नहीं होते थे, तो इसको बोलते थे आपका समचतुर्भुज, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, त्रिज्याओं का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। सिंपल सी चीज़ है, पाई आर स्क्वायर लगा दो दोनों में, और आर स्क्वायर के उसमें है तो फिर किस तरीके से करेंगे वो देखो आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात, चलो मैं मान लेता हूँ पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल कितना दिया, 4 अनुपात 1, ठीक है, काट दो, स्क्वायर स्क्वायर अंदर डाल दो सीधे सीधे, आर अपॉन आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4/1, तो कितना आ जाएगा 2/1, सिंपल था, 2 अनुपात 1 उसका आंसर रहेगा। अच्छा छोटा करना भूल गया इसको, चलो आ जाओ, दिया क्या दिया, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, एक छोटा लिख दिया एक बड़ा लिख दिया, 4 अनुपात 1 दिया हुआ है, पाई से पाई काट दो, ऊपर आर स्क्वायर स्क्वायर दोनों जगह है तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा 4/1 में, अंडर रूट से बाहर निकाल को 2/1 हो जाएगा, तो r/r इक्वल टू 2/1 हो जाएगा, ठीक। चलो इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट था, अब इसका देखो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ पाई वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, मैंने माना पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इसका 16 गुना है, ऐसे करेंगे इसको। देखो अभी आधे लोग पेड ग्रुप में ऐसे थे जो ऐसे कर रहे थे, कुछ ऐसे कर रहे थे 16 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो इसी तरीके से होगा, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको निकालना था तो निकाल सकते हैं बिल्कुल, आर स्क्वायर पाई से पाई काट दो, सॉरी पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 16/1, 4/1, ठीक है, 4/1 इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वह केंद्र से ओ की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो क्या बोल रहा है, त्रिज्या ज्ञात करो। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बस वही एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो स्पर्श रेखा है वो आपकी कितनी रहती है, 90 की रहती है। क्या क्या दिया था, ए से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ए 24 सेंटीमीटर, ओ ये भी दिया हुआ, केंद्र के साथ 25, बिल्कुल इसको मिलाइए, ये त्रिज्या ही आपसे पूछी जा रही है और ये 90 डिग्री है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका क्या लंब हो गया, ये आपका आधार मान लो, इसको ये आधार आपसे पूछा जा रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो इसको, r इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये निकाल लेना आप, ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, बस r आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे जिसमें क्या रहेगा, फॉर्मूला बेस रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला बेस इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, सीधे फॉर्मूला बेस रहेगा, आंसर इसका आ जाएगा। चलो अभी घन की भुजा क्या है, किसका पूछ रहा है, घन का पूछ रहा है। पहले देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यहाँ पे आपको कितना 216 दिया शायद ना, 216 दिया हुआ है, काट दो 6 से, 6 × 3 = 18, 19 20 21 6, 6 6 का 36, a² इक्वल टू 36 आ गया, तो a इक्वल टू आपका आ गया 6 निकला। अब क्या पूछ रहा है आपसे, पूछा क्या जा रहा था,
पूछा जा रहा था इसका आयतन बताइए। तो घन का आयतन क्या होता है आपका, ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब निकाल लो, 6 का क्यूब निकाल लो, मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 36 गुणा 6 हो जाएगा। 6 6 का 36, 3 6 3 18 19 20 21 216। ठीक है, आयतन कितना आ जाएगा, 216 ही इसका आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। क्या दिया है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, मतलब व्यास दिया है, ध्यान देना त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस फॉर्मूला याद है तो कर सकते हो, आराम से कैलकुलेट करना है, बस कुछ और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा आपको दिख रहा होगा। क्या दिया है आपका, बेलन का पूछ रहा है। बेलन का फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे 2πr r प्लस एच, बिल्कुल आपका बेलन का दिया क्या क्या है, 28 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, मतलब आपका क्या हो जाएगा 14 दूना 28, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, हाइट इसकी आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। सब कुछ आपको दिया हुआ है, आंसर इसका निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना है बस, हो गया। सेम अगला क्वेश्चन देखो, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वो इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। चलो यहां पे भी मेन फॉर्मूला ही है, पाई आर एल प्लस आर। सब फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखे, ठीक है, दिख रहा होगा जहां तक। पाई आर एल प्लस आर इसका फॉर्मूला रहता है। एल भी आपको दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई होता है एल, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। आर आपको दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, सीधे आर दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका, तो आंसर आप निकाल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। दोनों को आपको निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला करा के रखा हुआ है, फॉर्मूला आपको कौन सा फॉर्मूला है इसमें से सही, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसी वितरण का माध्य, हाँ देखो, माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच संबंध क्या है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य आपका रहेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है, ये भी आपको नोट डाउन करना है, पहले करा रखा है। चलो माध्य का पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे माध्य का। पहले तो इसको लिख दो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, कोई भी क्रम में लिखो। मैं लिखता हूँ इसको बढ़ते हुए क्रम में, क्या लिखूंगा, 2 3 4 2 3 4 5 8, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखता हूँ 2 3 4 5 8। माध्य का क्या होता है, मध्य वाला, खत्म बात, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास जरूर से देख लेना, जो 18 घंटे वाली, इसमें सब कुछ है। अब देखो बहुलक पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें बहुलक पूछ रहा है 1 3 0 3 1 3। बहुलक क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। तो इसमें देखो आपकी 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम है, बाकी कोई है क्या 3 टाइम का, नहीं है। तो ठीक है, तो राइट आंसर सीधे सीधे हो जाएगा, बहुलक का 3 आंसर इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, देखो क्या होता है, इसको मैं छोटा कर देता हूं। सिक्का उछालेंगे, क्या क्या चीजें आ सकती है, 2 चीजें आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आपको कोई भी एक चीज पूछ ले, मान लो हेड आने की प्रायिकता पूछ लेगा, तो ऊपर कंडीशन एक ही है लेकिन टोटल कंडीशन 2 है, तो 1/2 इसका आंसर रहेगा। अब वही 2 सिक्के उछालते, तो वो मैंने क्वेश्चन आपको करा ही रखे हैं, अभी यहाँ पे क्या कराऊं, ठीक है। अभी देखो आपके आगे क्या है, चलो 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, यह इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। चलो अब देखो 52 यहां पे लिख दो, चलो पत्ते कितने हैं, 52 है पत्ते। इक्का कितने होते हैं, इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इक्का निकालने की प्रायिकता 4 बट्टा टोटल कितना है 52, निकालो 4 से 4 एकम 4 4 3 12, 1/13 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। एक थैले में एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंदे हैं। 6 काले, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लैक कितने हैं, 6 हैं, उजले मतलब व्हाइट, वहाँ ठीक है, उजले मतलब व्हाइट 8 है। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। एक ही बारे में एक गेंद निकाला जा रहा है, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। उजला है कितने, 8 हैं, तो 8 ही निकलेंगे, 8 में से कोई निकलना चाहिए। और अपन में टोटल कितना है, 8 6 14, 14 टोटल है, काट दो, 2 चको 8, 2 7 14, 4/7 इसका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल हो गया।
एक साथ दो पासे उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। तो 7 किस किस कंडीशन में हो सकता है आप बताइए पहले। 7 होने की कंडीशन क्या क्या हो सकती है? अगर 7 होने की कंडीशन आप समझ गए तो काम आपका वहीं पे हो गया पूरा। ठीक है, वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबी हो। कल मार्कर का इश्यू था, आज अपना किसका हो गया है? डस्टर का इश्यू हो गया, पूरा काला कर दिया है। ठीक है, बाकी अभी काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली हैं, बिल्कुल जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 200 वैकेंसी है ही, पहले तो इसी में आपको अपना नाम लाना ही लाना है। ठीक है, स्केलर में। उसके अलावा क्या बोला था? 2 पासे। ठीक है, 2 पासे, एक सेकंड। चलो 2 पासे छोटा करता हूँ। 2 पासे हैं, एक पासा ये है, दूसरा पासा ये रहा। ठीक है, इसमें संख्या कितनी आ सकती है? 1 से 6 तक आ सकती है, इसमें भी 1 से 6 तक आ सकती है। बोल रहा है बताओ, दोनों को हम फेंक रहे, दोनों को पासों को फेंक रहे, तो 7 योग 7 आना चाहिए। देखो इसमें 1 आ गया, इसमें 6 आ गया, तो 7 हमारा हो सकता है बिल्कुल। इसमें 2 आ गया, इसमें 5 आ गया, हो सकता है बिल्कुल। इसमें 3 आ गया, इसमें 4 आ गया, बिल्कुल हो सकता है। अब इसमें कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसमें कितना आ सकता है? 4, और इसमें 3 आ जाए, काम हो जाएगा। इसमें 5 आ जाए, इसमें 2 आ जाए। ठीक है, इसमें 6 आ जाए, इसमें 1 आ जाए। पूरी कंडीशन सॉल्व होगी है, पूरी कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं करते। यहाँ पे भी 1 से 6 तक हमने लिख दिया। तो कितनी कंडीशन है? 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, 6 कंडीशन। टोटल कंडीशन होगी 6। 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नीचे हमने बोला था 2 पासों की बात करेगा तो कितने, पहले तो कितनी घटनाएं हैं? 6 घटनाएं हैं, स्क्वायर कर दो। 3 पासों की बात करेगा, 6 घटनाएं तो होती है, क्यूब कर दो, जो नीचे आएगा। अभी 2 पासों की बात कर रही है तो ये वाले को उठा के यहाँ पे ले आओ, 6 का स्क्वायर। 1 6 से 1 6 कटा, 1/6 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको यही आइडिया लगाना था क्या, कि 7 कितने बार आएगा और कैसे आएगा, बस उतना आपको पता है तो आंसर आपका आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या दिया है? SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? देखो ये दोनों होता है। ठीक है, SO2 जो आपका है ऑक्सीकारक की तरह भी काम करता है, अवकारक की तरह भी करता है। तो आपका ये क्या है? ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। अगले पे चले जाओ। क्वेश्चन है आपका 68 नंबर पे पहुंच चुके हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। यह एक किस प्रकार का उदाहरण है? ठीक है, तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यहाँ आपका होता है उष्मा का शोषण। तो यहाँ पे आपका देखो उष्माशोषी अभिक्रिया, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? नहीं होती है पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी टिक मार के मत आ जाना। तो जो प्रतिक्रिया का रंग है वो यहाँ पे आपका किससे, रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है। धातु और धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, देखो सिंपल धातु नहीं बोला है, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, ये उस पर गलत हुआ था, क्वेश्चन गलत हुआ था। CO2 इसका आंसर होना चाहिए था, वहां पे हाइड्रोजन साइड टिक किया हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको पता है। ठीक है, धातुओं के साथ हाइड्रोजन आएगा, लेकिन धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बोलेगा तो ये आएगा। ठीक, CO2 आएगा। एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में प्रबल अम्ल हैं, दुर्बल अम्ल हैं, सामान्य प्रबलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका रहेगा ये क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल यहाँ पे रहते हैं। टॉर्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक या फिर अकार्बनिक अम्ल है? तो यह एक कार्बनिक अम्ल है, बिल्कुल याद रखिए। लोहे के फ्राइंग पैन में जंग से बचने के लिए आपको पता ही है जिंक का हम लेप करते हैं। तो जिंक इसमें देखो कहाँ पे लिख रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखो अभी जो पेंट लगा कर या फिर ग्रीस लगा कर ये बचाने के लिए तो है, लेकिन अभी क्या परत किसकी लगाई जाती है? तो जिंक की लगाई जाती है। ठीक है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा के कुचालक होते हैं, यह उष्मा के अर्धचालक होते हैं। दूसरा तो सीधा गलत हो गया, यह उष्मा के सुचालक होते हैं। अब देखो, अब आपसे ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि, देखो अब खाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसमें उष्मा वो ले रहा होगा, इसीलिए। अगर उष्मा का कुचालक होगा तो खाना तो गर्म होगा ही नहीं, क्योंकि वो उष्मा लेगा ही नहीं। तो सी ऑप्शन सीधे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारण करने के लिए वाले परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका क्रियाशील मूलक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या किसकी? अमोनिया NH3। देखो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा कंफर्म है, ठीक है। NH3 परमाणु बोल रहा है, ये एक है भाई, ये कितना है? ये 3 है, हाइड्रोजन के 3 है, तो 1:3 है, ठीक। बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखो परमाणुओं की संख्या का अनुपात बोल रहा है, परमाणु 1 और 3 है। आवर्त सारणी में किस ओर धातुएं अधातुएं स्थित है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको देखो जो नोट्स है वहां पे दिया होगा, दाईं ओर रहते हैं आपके क्या? अधातु। Cl2O7 का गुण क्या है? अम्लीय है, अधिक अम्लीय है, प्रबल अम्लीय है या फिर प्रबल क्षारीय है? भस्मी या क्षारीय एक ही होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या है? प्रबल अम्लीय है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में प्रथम कमी क्या थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो आपकी प्रथम कमी क्या थी, वो है कि इस हाइड्रोजन का स्थान उनको सही से नहीं देना आया था, ठीक है, या नहीं दिया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर है। LiBeBCnOFne किस आवर्त में है? ठीक है, तो लिथियम बेरिलियम बोरोन किस में है? आपको पता ही होगा। तो दूसरे आवर्त में ये आपके होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, याद करके रखना, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल आता है। अभिक्रिया समूह सी आपको डबल बॉन्ड दे दिया है, कैसे हैं? तो आपको पता है एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि क्या होते हैं, एल्केन में क्या होता था? सिंगल, एल्कीन डबल, एल्काइन ट्रिपल, ठीक, याद रखो, पढ़ा रखा है आपको। यहाँ पे क्या है आपका? एल्कीन रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? CH2 C2H2 नहीं, C2H6 दिया हुआ है, और C2H2 और C2H5 बिल्कुल C2H5OH आपको जहाँ दिख रहा है एथेनॉल, एथिल अल्कोहल इसको बोला जाता है, शराब में इसका यूज होता है। तो ये तो आपको द्रव अवस्था में दिखती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं? तो ये स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन भी देता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है अगर वो जलेगा तो वो क्या देता है आपका? स्वच्छ ज्वाला देता है। सी ऑप्शन। 1 किलोवाट के विद्युत हीटर में 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर धारा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्या है? वॉट में दिया है, मतलब पावर आपको दिया हुआ है, यहीं पे लिख देता हूँ। पावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट, मतलब 1000 वॉट, याद रखना। किलोवाट के साथ में संबंध मत निकाल देना, वहाँ पे एम्पियर में आंसर दिया हुआ है। हीटर क्या है, वोल्टेज क्या है? 220 वोल्ट। आई आपसे पूछ रहा है, सिंपल। तो P इक्वल टू क्या होता है? VI होता है। तो P आपको दिया ही है 1000। अब यहाँ पे यूनिट चेंज आपको करना ही पड़ेगा, किलोवाट है, ठीक है। इक्वल टू V आपको दिया है 220 इंटू I आपको निकालना है। 10 से 10 काटो, इसको इससे काट दोगे तो चलेगा। 2 से 11, 2 से ये 500 काट दो। I इक्वल टू 500/11। 10 होता तो सीधे 50 आता। 50 के आसपास का ऑप्शन सारे देखो, पहला तो गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन क्या है? 54 है, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आएगा 45.5, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, 45.5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, नहीं यहाँ पे देखो एक गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ है? 10 से 10 काटा ही ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे 100 ही बचा ना, 100 से बचा तो फिर यहाँ से 11 हो गया, ये 50 हो गया। देखो 50/11 आ गया, गड़बड़ हो गया था यहाँ पे भी। देखो कितना आ जाएगा? 11 × 44, और यहाँ पे फिर आपका कितना बचा? 44, 6 बचा, 0 बचा, 11 × 5 = 55, 4.5 एम्पियर आएगा। वो ज़्यादा एम्पियर आ रहा था, उतने में तो कुछ होगा ही नहीं, वो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। 4.55 यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, ठीक, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, V, U और F के विशिष्ट मान के लिए लेंस का सूत्र की बात कर रहा है। अभी लेंस है, यहाँ पे दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं। तो देखो आपका 1/V - 1/U होता है। क्या होता है? 1/F इज इक्वल टू 1/V - 1/U। यही बात करेंगे दर्पण के लिए, 1/F इज इक्वल टू 1/V + 1/U। दोनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। दर्पण के लिए नीचे वाला और लेंस के लिए ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन, कांच के अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? अपवर्तनांक का ध्यान देना, मैंने आपको लिखा तो रखा है, बैगनी रंग का मैक्सिमम अपवर्तनांक रहता है। अगर बात करेगा तरंग दैर्घ्य की, तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज्यादा रहता है, ठीक। दोनों चीजें याद रखना। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना
प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन, हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। नेत्र गोलक का व्यास बिल्कुल आपको करा के रखा हुआ है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। प्लेलिस्ट जरूर से एक बार चेक कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित हो तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? ठीक है, बैटरी में क्या है? प्रतिरोध ही अगर आपके लगे हुए हैं तो किस तरीके से होगी? तो आपका देखो तापीय तरीके से होगी। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अवयव को क्या बोलते हैं? वो प्रतिवर्ती रहता है, ठीक है। कौन सा है? प्रतिवर्ती प्रतिरोध रहता है। उसमें क्या होता है आपको, उसको क्या है? प्रतिवर्ती प्रतिरोध का मतलब क्या समझते हो? उसमें देखो आपका, मान लो एक आपने इक्विपमेंट लिया, आपने बोला मुझे प्रतिवर्ती प्रतिरोध दे दो, ठीक है। वो रहता है घुमाने वाला टाइप का रहता है, ठीक है। वो आपका रहेगा 1 किलो ओम से 100 किलो ओम तक का। आप उसको कम ज़्यादा करते रहोगे तो उस हिसाब से उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ये उसका होता है। अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है? छड़ की लंबाई की, चुंबकीय क्षेत्र के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आपका आंसर रहेगा दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों रहेगा। यदि किसी छड़ चुंबक के 3 भागों को काट दिया जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या, देखो अभी ध्रुवों की कुल संख्या, ध्रुव तो हमेशा 2 ही रहेंगे, मतलब संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्रुव 2 ही होते हैं। 3 भागों में काट दिया बोल रहा है। देखो एक आपका छड़ था ये, इसका ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, एग्जाम्पल। इसको हमने 3 टुकड़े कर दिए, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। अब नॉर्थ साउथ ये बन जाएगा, नॉर्थ ये रह जाएगा, साउथ ये रह जाएगा, नॉर्थ ये रह जाएगा, साउथ ये रह जाएगा। इस तरीके से तो 3 भागों में टूट जाएगा, तो 3 ही वहाँ पे बन जाएंगे। तो पोलों की संख्या बोल रहा है कुल हो जाएगी, ठीक है। ध्रुवों की संख्या, ध्रुव तो 2 ही रहेंगे, नॉर्थ और साउथ ध्रुव ही रहने वाले हैं, उत्तरी और दक्षिणी पोल ही रहेंगे, लेकिन जो संख्या पूछा है तो 6 हो जाएंगे, ठीक। डीसी मोटर की कुंडली पर के दोनों सिरों में क्या होते हैं? ठीक है, डीसी मोटर के कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? देखो डीसी मोटर की बात करेगा तो अर्धवलय होते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। अगला है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कार्य करता है? किन स्थानों पर करता है? न्यूजीलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखो सिलिकॉन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में होती है, महासागरों की बात कर रहा है। सागरीय तापीय ऊर्जा बिल्कुल होती है, ज्वारी भी होती है महासागर की बात करेंगे तो, और तरंग ऊर्जा भी, उपरोक्त सभी राइट। E=mc², बहुत आसान सा, किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने दिया हुआ है। हिरण एक वन पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला का कौन से स्तर का पोषी है? निम्नलिखित में से ये आपको बताना है। तो देखो आपका किसका रहेगा? प्राथमिक स्तर का रहेगा ये आपका, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, CO2, ठीक है। CO2 क्या है? देखो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ग्रीन हाउस गैस तो बोला जाता है, लेकिन आगे अगर कुछ पढ़ोगे ना तो ग्रीन हाउस गैस CO2 मतलब है तो सही, लेकिन उसकी बढ़ती मात्रा है। कहीं पर और अलग ऑप्शन दिए रहेंगे ना तो वहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है, वहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका CO2 का मतलब नहीं। अगर बढ़ती हुई CO2 है तब जाके उसका राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ग्रीन हाउस गैस राइट आंसर, ठीक है। राजस्थान के कुछ भागों में किस नहर द्वारा हरियाली संभव हुई? किस नहर द्वारा हुई है? तो इंदिरा गांधी नहर द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल। चलो 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट कर लिए, तो मॉक 3 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है मॉक में 3 में, ठीक है। मॉक 4 कल आपका हुआ है टेस्ट, आज कल मॉर्निंग में, संडे की मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा टेस्ट का रिजल्ट, टेस्ट 4 का पेड ग्रुप वालों को। बाकी जो फ्री टेस्ट है पेड वालों को भी देना है, और जो अनपेड वाले टेलीग्राम पे चाहे हमारे साथ हो, व्हाट्सअप पे हमारे साथ हो, कहीं भी आप हो, चाहे यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ हो, तो आप ज़रूर से दीजिए। अंतिम 5-7 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कहाँ पर आप लोग अटक रहे हो, ठीक है। तो वो ज़रूर से करें, बिल्कुल 1-2 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा, सूचना आपको मिल जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहें और तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहें। अंतिम समय है, बिल्कुल एक बार रिवीजन पूरा अच्छे से कर लीजिए। बाकी देखिए एक बार हमने भी सोचा है कि पूरा रिवाइज किया जाए, जैसे फिजिक्स एक बार रिवाइज की, केमिस्ट्री एक बार कर ली, बायो एक बार कर ली, मैथ के लिए तो आज डाल ही दिया, इसके लिए इसको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
18 घंटे की क्लास आपकी डाली हुई है, सुबह से रात तक इसको देखते रहिए। नहीं देखा है जिन्होंने अभी तक भी, जाइए वीडियोज़ में जाइए और वहाँ पे जाके देखिए उस वीडियो को, ठीक है। भले ही 1.25 1.5 2 की स्पीड से तो नहीं देख पाओगे, मैं बोलता है इतना फास्ट हूँ तो वहाँ तो आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, तो 1.5 तक चलेगा, उतनी स्पीड से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड करेंगे, बाकी एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, कल होने वाला है धमाका बिल्कुल से, और टेस्ट बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को देना है, ठीक है। तो वीडियो एंड करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।